नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले हम समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम क्विक रिवीजन के तौर पर करेंगे। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 3 चैप्टर पार्ट 1 में करेंगे और 2 चैप्टर पार्ट 2 में करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो एक स्तर पर जब शक्तिशाली एवं उन्नत देशों द्वारा कमजोर पिछड़े हुए देशों पर अपने लाभ के लिए शासन स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि जो मजबूत स्थिति में जो देश होते हैं वो जब कमजोर देशों के ऊपर शासन करते हैं तो हम इसको उपनिवेशवाद कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, भारत पर ब्रितानी शासन। तो जैसे ब्रिटेन ने भारत पर क्या किया था, उपनिवेश स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औपनिवेशिक कानूनों ने चाय उद्योग के मालिकों और प्रबंधकों को कैसे लाभ पहुंचाया। तो इसके 2 तरीके थे। एक था कि मालिक और प्रबंधकों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे और मजदूरों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए ताकि मालिकों को लाभ पहुंचाया जा सके। ऐसे क्वेश्चन जो आपको होंगे ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग का अधिक से अधिक विकास होता है तथा उत्पादन घरेलू स्तर से निकलकर कारखानों तक पहुंच जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण कहा जाता है। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में होता है, यानी कि निजी स्वामित्व, यानी कि कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार होते हैं, कह सकते हैं कि विशेष पूंजी वाले लोग होते हैं ये, और इनका अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर जोर होता है। भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण औपनिवेशवाद प्रबल हुआ है। यानी इनका एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके, इसको पूंजीवाद कहते हैं। बागान के मालिक कैसे रहा करते थे। बागान के मालिक सब सुविधाओं के साथ सही जीवन व्यतीत करते थे। बागानों के मालिकों के विशाल बंगले होते थे जो मजबूत लकड़ी के पट्टों से घिरे रहते थे ताकि जंगली जानवर में प्रवेश ना करें। बागानों के मालिक अंग्रेजों और जमींदार हुआ करते थे। बागानों के मालिक की सेवा करने के लिए बावर्ची, मालियों तथा अन्य कामकाज करने वाले को प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो अच्छे ढंग से उनकी सेवा कर सकें। ये व्यवस्था उनके लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक स्वरूप बन गया, स्पष्ट कीजिए। इसको हम जानते हैं। पहला इसका पॉइंट है, उपनिवेशवाद के दौरान पूरे देश राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया था। सेकंड था कि देश अंग्रेज से आज़ादी चाहता था और नेताओं ने घोषणा की स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह के बहुत सारे नारे लगाए गए, इंकलाब जिंदाबाद, कई प्रकार के नारे लगाए गए क्योंकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। लोगों को एक राज्य की नागरिकता प्राप्त है। पाश्चात्य शिक्षा के राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रीयता के उसके उदय के साथ नज़दीकी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण की जुड़ी हुई प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पैरेलल आ जाता है। औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग शुरू हुए, पुराने उद्योगों का पतन हुआ और लोग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे और उद्योगों के पास बड़ी बड़ी बस्तियां बसाई गईं, दुकानें, बाजार खुल गए। धीरे धीरे शहरों का विकास हो गया जिससे धीमे धीमे नगरीकरण होना स्टार्ट हो गया। कहाँ, जहाँ उद्योग लगे हुए थे। गांव जो औद्योगिक शहरों के नज़दीक हैं उन पर शहरों का असर हुआ। नगरों के विस्तार से सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगरों में बदल गए और उपनिवेशवाद के दौरान 2 संरचनात्मक परिवर्तन हुए, नगरीकरण और औद्योगिकरण। जैसे जैसे उद्योग बढ़ता गया और उसके आसपास बसावट चली गई और नगरीकरण बढ़ता चला गया। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को बहुत मजबूर कर दिया। औद्योगिकरण के बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ और कोऑपरेटिव सेक्टर के महत्वपूर्ण माना गया। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को समझाए अथवा
स्वतंत्र भारत में ऐसे के अनुसार भारतीय गांवों पर ऐसे गांवों के अनुसार राव के अनुसार भारतीय गांवों पर नगरों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि भूमंडलीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक प्रसार और विकास हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं, जहां वे प्रवासी कहलाते, और प्रवासी केवल भारतीय नगरों में नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते थे। शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जा सकता है जो औद्योगिकरण शहरों के निकट है, जैसे भिलाई हो गया। महानगर के पास वाले गांव शहरी प्रभाव से प्रभावित होते हैं। सीमावर्ती गांव उनमें पूरी तरह मिल जाते हैं। जिस क्षेत्र में लोग नहीं रहते वही क्षेत्र नगरीय विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से तटीय नगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं तथा औपनिवेशिक शासकों को तटीय नगर क्यों पसंद थे। तटीय नगर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा जैसे ब्रिटिश सरकार उत्पत्ति कपास को निर्यात कर सकें और बनाओ कपड़ा आयात कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हुआ करते थे ऐसी जगह। इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। यह नगर पूंजीवाद के बहुत अच्छे उदाहरण थे। कोलकाता से जूट निर्यात किया जाता, जबकि मद्रास से ब्रिटेन को काफ़ी चीनी नील भेजी जाती थी। इसलिए ये जो समुद्री इलाके थे उसके आसपास उन्होंने प्रवेश स्थापित कर लिए। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। पुराने बसे उद्योगों क्षेत्रों में उद्योग का पतन, भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हुआ। जिस तरह से ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में बढ़ावा आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई और प्राचीन नगर जैसे सूरत, मछलीपट्टनम का अस्तित्व कमजोर पड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी उथल पुथल कैसे आई। उपनिवेशवाद के आते भारत अर्थव्यवस्था में बदलाव। पहला पॉइंट, ब्रिटिश औद्योगिकरण से भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण चढ़ हुआ। व्यापार और कृषि जैसे ग्रामीण शिल्प, हथकरघा इत्यादि उत्पादन में कमी आई। बम्बई, मद्रास जैसे नगरों का आधुनिकीकरण, विकास और भारी फैलाव हुआ। उपनिवेशवाद के बाद कच्चे माल और कृषक उत्पादकों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना भारत बने बनाए सामानों का निर्यात का मुख्य केंद्र बन गया था। अभी क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपनिवेशवाद से सभी क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हुए, चाहे वह कानूनी हो या सांस्कृतिक अथवा वस्तु संबंधी उदाहरण द्वारा समझाइए। ये तय है, बिल्कुल है कि उपनिवेशवाद से मुख्य परिवर्तन हुए। नए नगर का उदय हुआ, जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास। लोगों के आवागमन में बढ़ोतरी हुई क्योंकि सुविधाएं बढ़ना स्टार्ट हो गई। मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, परंपरागत विधियों द्वारा उत्पादन नष्ट होना। कृषि प्रणालियों में तथा फसलों में नमूने में परिवर्तन आया और पूंजीवाद आर्थिक तंत्र का प्रभुत्व हुआ और उत्पादन के साधनों के साथ कुछ व्यक्तियों का निजी स्वामित्व था और मुनाफा कमाना उनका लक्ष्य हो गया, जैसे पूंजीवादी लोग हुआ करते थे। अब भाई नेक्स्ट चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। जब निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों की नकल करने लग जाएं तो अपने आप को उच्च जाति में मिलाने की कोशिश करें तो उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। जब भी जो नीची जाति के लोग होते हैं, नीचे तबके के जो लोग होते हैं या निम्न जातियों के लोग होते हैं, जब उच्च जातियों की कल्चर को अपना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि संस्कृतिकरण हो रहा है। असंस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। जब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के कार्य अपना लें तो उसे असंस्कृतिकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी ब्राह्मण का जूतों की दुकान खोलना। आजकल तुम जानते हो कि ब्राह्मण इससे पहले दूर रहते थे, अब जूते की दुकान खोल रहे तो जूते का उस टाइम जो हम पीछे आते हैं तो जूते का काम जो कौन करता था, मोची टाइप के लोग करते थे, निम्न जाति के लोग। अब ब्राह्मण को खोल लेता है तो क्या हो जाएगा, ये असंस्कृतिकरण हो जाएगा। लेकिन आजकल तो शोरूम टाइप का खुल गया है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पुनः संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति की संस्कृति को छोड़कर दोबारा अपनी संस्कृति या तौर तरीकों को अपना लें तो उसे हम कहते हैं पुनः संस्कृतिकरण, यानी कि वो अपने ही द्वारा से अपने पेशे में आ गया। आधुनिकीकरण और आधुनिकता में क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिक, तकनीकी तथा उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार से था, जिसमें संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर हो जाते हैं, अथवा सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया जिसमें प्राचीन परंपराओं का त्याग करके नए तथा आधुनिक विचारों को ग्रहण किया जाता है।
इसमें समाज विकसित व्यवस्था से विकसित व्यवस्था की तरफ चला जाता है। बस यही अंतर है। धर्मनिरपेक्षीकरण अथवा पंथ निरपेक्षीकरण अथवा लौकिकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक जीवन में धर्म का प्रभाव कम हो जाता है और आधुनिकता का प्रभाव बढ़ जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। इसलिए भारत एक क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है इसको, या पंथ निरपेक्ष। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में भारतीय समाज के सभी आदर्श विचार संस्थाएं पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के अधीन आ गए। जब हमारे देश में पश्चिमी के विचार तौर तरीके इत्यादि को बनाया गया तो हम उसको कहते हैं पश्चिमीकरण। जैसे कि आप क्रिसमस डे मनाते हैं, ये पश्चिमीकरण का प्रतीक है। तो जो हमने उनके जो कल्चर थी उनको अपना स्टार्ट कर दिया, इसको पश्चिमीकरण कहा गया। संस्कृतिकरण भेदभाव में समानता को बढ़ावा देता है, इसका वर्णन कीजिए। अथवा संस्कृतिकरण के विभिन्न स्तरों पर आलोचना हुई, इसके विषय में विस्तार से बताइए। अथवा निम्न जाति संस्कृतिकरण से किस प्रकार प्रभावित होती है? तो सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। ऊंची जाति की जीवन शैली का अनुकरण अच्छा प्राकृतिक है। यह अवधारणा समानता तथा वहीं अपवर्जन अर्थात बहिष्कार का पर आधारित होती है। निम्न जाति के प्रति भेदभाव को एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है क्योंकि उनके अंदर भेदभाव से किया जाता है। लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में रखा गया है, नीचे धकेल दिया गया है क्योंकि लड़कों को उच्च माना गया है, उनको आगे रखा जाता है, सब सुविधाएं दी जाती हैं। दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है और उच्च जाति के जीवन शैली को उच्च तथा निम्न जाति की जीवन शैली को निम्न होने की भावना पाई जाती है क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है और भेदभाव पाया जाता है। जातिगत भेदभाव बहुत अधिक पाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। औपनिवेशिक भारत में आधुनिक बदलाव के विषय में कुछ तथ्यों का वर्णन कीजिए। अथवा समाजशास्त्री सतीश सवरवाल ने औपनिवेश इस भारत में आधुनिक परिवर्तनों के निबंध पहलुओं को बताया, समझाइए। पहला आपका आता है संचार माध्यम। संचार माध्यम प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे इत्यादि ने वस्तुओं का आवागमन, नवीन विचारों को गति प्रदान की है। संगठनों का स्वरूप, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना, पंजाब में समाज की स्थापना हुई। विचार की संस्कृति, प्रकृति, सुंदरता, उदारवाद के नए विचार, परिवार संरचना बदली, विवाह संबंधी नियम बदले, शिक्षा के मूल्य आदि बदलते गए। तो ये क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण किस प्रकार से जुड़ी अवधारणाएं हैं? आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पत्ति प्रक्रिया से होने वाले सुधार से है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हम एक नए युग में चलते गए जिससे हमें क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को मिला, सुधार हुआ। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है, आधुनिकता को महत्व दिया जाता है, इसमें धर्म को थोड़ा पीछे छोड़ दिया जाता है। आधुनिक समाज ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष होता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हमारी पुरानी सोच या दृष्टिकोण कमज़ोर हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष में सभी को बराबर माना जाता है और ये दोनों अवधारणाएं धनात्मक और अच्छे मूल्य के ओर अग्रसर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की मुख्य चिंताएं क्या थीं? 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की चिंताएं निम्नलिखित थी: समाज बुराइयों को खत्म करना, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा, पुनर्विवाह, लिंग भेद, जाति भेद, धार्मिक भेदभाव खत्म करना, ये उनकी चिंताएं थी। आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्वबंधन अलगाव स्थिति क्या है? औद्योगिकरण क्षेत्र में श्रम विभाजन काफ़ी महत्व है। श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति को एक ही कार्य बार बार करना पड़ता है। इसमें उस व्यक्ति की और चीज़ उत्पादित करने की क्षमता खत्म हो जाती है तथा वह किसी और कार्य को नहीं कर पाते। इससे ही हम अलगाववाद कहते हैं, यानी किसी एक चीज़ धकेल दिया जाता है और उस चीज़ वो उसी में माहिर हो जाता है, बाकी सब चीज़ों से वो दूर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं अलगाववाद, किस चीज़ से अलग हो जाना। घुमंतू श्रमिक, घुमक्कड़ मजदूर या फुटलूज लेबर से आप क्या समझते हैं? नगरों में भवन, सड़क आदि निर्माण कार्यों में शामिल मजदूर जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, जहाँ काम मिलता है उधर चले जाते हैं, उसको हम घुमंतू या घुमंत श्रमिक कहलाते हैं। या फिर कहें कि हम
फुट लूज लेबर के नाम से जानते हैं। अभिजात वर्ग या एलिट ग्रुप से आप क्या समझते हैं? एलिट का मतलब होता है समाज में कोई विशेष या उच्च जाति से प्राप्त हो, उसे अभिजात या एलिट कहा जाता है। जिस तरह से अभिजात वर्ग वह वर्ग होता है इसमें उसके विशेष स्थान प्राप्त होता है, या कहें कि उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है। प्रबल जाति से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण इलाके में रह रही जो बड़े भूभाग के स्वामी होते हैं उस जाति के सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है, वह जाति राजनीतिक आर्थिक रूप से प्रबल होती है, क्षेत्र में उनके प्रभाव भी अधिक होता है, उसे प्रबल जातियाँ कहते हैं। जैसे हरियाणा में जाट, बिहार में यादव, कर्नाटक में लिंगायत, आंध्र प्रदेश में रेड्डी, ये जो लोग होते हैं इनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इनको प्रबल जाति के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण समाज में अदात्री मैट्रिक्स घटनाएं किस प्रकार बदलती हैं? आत्महत्याएं मैट्रिक घटनाएं बन गई हैं, जहाँ कारकुन श्रृंखला मिलकर एक घटना बनाती है। कर्ज का बोझ उठाने में समर्थ होते हैं। फसल का ना होना, सब्सिडी घटाना या हटाना, नुकसान के कारण सामाजिक जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ होते हैं। कृषि भूमि संरचना अथवा कृषि संरचना का क्या तात्पर्य है? भूमि स्वामित्व का वर्गीकरण। मध्यम और बड़ी ज़मीनों के मालिक जिनके पास बहुत ज़मीन होती है। काश्तकार, पट्टेदार, जोतदार जो किराए की भूमि को लेकर खेती करते हैं। कृषि मजदूर, भूमिहीन, सीमांत किसान, अधिकतर प्रबल जाति के लोग मजदूरी काम करते हैं। बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं? यह वेतनहीन मजदूरी है। निम्न जाति समूह के सदस्य जिनमें या कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। बहुत से गरीब कामगार भूस्वामी मजदूर बने रहते हैं, बंधुआ मजदूर हो गए। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति या कर्नाटक में इसको जीता के नाम से जाना जाता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको भी बोरियत हो जाएगी। तो अगर जो बाकी क्वेश्चन जो हैं हम अगली वीडियो में इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।